किस तरह से पुल अप रजिस्टर का यूज़ किया जाता था पहले डाटा में, और अभी के डेट में ये एनसीज हो जाते हैं क्योंकि डाटा को डायरेक्ट लाइन दी गई है सीपीयू से। सो पहले 1.8 से पुल अप रजिस्टर लगाए गए थे और 1.8 वोल्टेज जैसे आप देखें, और जब वो इस वाले प्रिंट को देखते तो घबरा जाते हैं, बोलते हैं अरे बाप रे मेरे से तो यार इतने सारे प्रिंट निकल गए, और बोर्ड को रख देते हैं किनारे और रोने लगते हैं, सोचते हैं कि यार ये काम ही मेरे लायक नहीं है और ये छोड़ देता हूँ। जहाँ जहाँ मैं गोले लगा रहा हूँ वहाँ आप ज़रूर फ़ोटो खींच लीजिएगा, और इसकी फ़ोटो खींचने के बाद यही चीज़ आपको काम में आएगी। देखिए ये VCC, ये VCC, ये VCC छोड़ी गई हैं, और यहाँ पर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ MMC की लाइन ही इम्पॉर्टेंट होती है। MMC की लाइन, जिसमें से आप जानते होंगे रीसेट, अगर मैं लाइन भी लिख दूं जिसको मैं आगे इसको डायग्राम में भी आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको 2.8 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। ये क्लॉक की लाइन है, ये कमांड की लाइन है, ये रीसेट की लाइन है। सिर्फ अपनी जिद की जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग यार। सिर्फ कुछ मिनट में क्या लगता है आपको आज क्या सिखा दूँ। 153 BGA, इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन बात करते हैं BGA 153 की। तो दोस्तों BGA का मतलब होता है बॉल ग्रिड एरे, जिसको हम IC की परिभाषा में कहते हैं, और 153 मतलब ये है कि ये जो एक IC है जिसको हम स्टोरेज IC कहते हैं। तो दोस्तों 153 का मतलब ये होता है ये जो एक स्टोरेज IC है, इसके अंदर आप बेसिकली आपके 153 बॉल्स हैं, सो इसलिए इसको BGA 153 कहा जाता है। ये बोर्ड में जब हम IC निकालते हैं तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देती है, बट अगर हम बात करें इसके बहुत सारे पार्ट्स या इसके बहुत सारे बॉल्स, इसके NCs होते हैं। सो मैं आपको आज बताना चाहूँगा NCs क्या होते हैं और कौन कौन से पार्ट इसके यूज़ किए जाते हैं, बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है, इसके इनपुट वोल्टेज कौन से हैं, और इसकी जो CPU से आने वाली लाइन है वो कौन सी है, जिससे इस IC को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, अब वो भले UEFI हो, JTAG हो या कोई भी एक जो बाहरी सॉफ्टवेयर हो, इसकी मदद से इस IC के साथ उस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस बनाया जा सके और इसका डाटा निकाला जा सके, या इसको प्रोग्रामिंग या रीप्रोग्रामिंग की जा सके। अब मैं बात करूँगा कि भाई BGA 153 में सबसे पहले आप ये डाटा देख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं ये दिखाऊंगा। दोस्तों जब भी आप ये IC निकालते हैं तो कई लोग बहुत डर जाते हैं। शुरुआत करता हूँ इसी चीज़ से। तो वो क्यों डर जाते हैं? क्योंकि वो इस वाले प्रिंट को देखते हैं, और जब वो इस वाले प्रिंट को देखते हैं तो घबरा जाते हैं, बोलते हैं अरे बाप रे मेरे से तो यार इतने सारे प्रिंट निकल गए, और बोर्ड को रख देते हैं किनारे और रोने लगते हैं, सोचते हैं कि यार ये काम ही मेरे लायक नहीं है और ये छोड़ देता हूँ भाई। सो भाई आप घबराना नहीं दोस्तों, कभी भी है ना IC निकले ना तो प्रिंट कभी उखड़े ना तो बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि अभी के जो बोर्डों में ज़्यादातर जैसे ही जितने ग्राउंड यूज़ किए जा रहे हैं उतने ही NCs यूज़ किए जा रहे हैं। इसलिए अगर मैं आपको बताऊं, ये जो सारे जो प्रिंट हैं यहाँ पर जो यूज़ किए गए हैं, ये यहाँ पर जो सारे के सारे प्रिंट हैं जो आपको ऐसे ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, ये सारे प्रिंट NC हैं। अब आप बोलेंगे एक IC में इतने NC? हाँ भाई BGA 153 इसमें इतने NC हैं। अब बात करेंगे कि दोस्तों इसमें ना जो इम्पोर्टेंट पिन है, अगर मैं उसकी बात करूँगा तो मैं ये वीडियो इसीलिए लाया हूँ ताकि आपकी घबराहट दूर हो जाए और आपको इस वीडियो में एक सही और एक प्रोफेशनल जानकारी मिले। सो ये है BGA 153 का PDF, जिसमें आप देख सकते हैं आप यहाँ पर NCs सब में आपको NCs देखने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। और जहाँ अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ तो आप एक कॉपी लेके बैठ जाइए, और हो सकता है कि इतने कम मिनट में आप इतनी सारी चीज़ सीख जाएं। तो दोस्तों इसमें अगर मैं बात करूँ, आपको जहाँ पर भी ये देखने को मिले जिसपे आपको VCC, ये देखिए, अगर यहाँ पर इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये देखिए VCCQ, एक VCCQ, आपको ये जो VCC, ये आपस में सारे VCCQ कनेक्टेड है। अगर मैं बात करूँगा ये आपस में सारे VCCQ कनेक्टेड है। अगर इसमें से भी एक पैड निकलेगा तो भी आप ये IC को कनेक्ट कर सकते हैं। इस VCCQ में बेसिकली आपको 1.8 वोल्टेज मिलते हैं। सो ये इसका एक पहला एक इनपुट वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपको एक VCC मिलेगा, VCC। सो बेसिकली VCC में आपको 2.8 वोल्टेज मिलेगा।
और ये वोल्टेज बेसिकली आपके सेट के हायर एलडीओ सप्लाई से मिलकर बनता है, जो कि आपकी पावर आईसी बनाती है वी रेज। और इस पर जो अगर मैं एक लाइन बताऊं तो वी रेज सप्लाई आती है। जनरली ये सप्लाई शुरुआती मोबाइल में L5 या L9 या L11 बहुत सारे एलडीओ की सप्लाई से मिलकर बनता है। तो इसमें आप हर मोबाइल में अलग अलग बेसिकली एलडीओ की सप्लाई से मिलकर बनता है, और ये हायर एलडीओ की सप्लाई से मिलकर आपको 1.8 और 2.8 मिलकर बनते हैं। तो ये आपको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अगर हट गए, पूरे हट गए, तो फिर आपकी एमएमसी काम नहीं करेगी और आपके बोर्ड में ऑटो पोर्ट बन जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ मैं गोले लगा रहा हूँ वहाँ आप ज़रूर फ़ोटो खींच लीजिएगा, और इसकी फ़ोटो खींचने के बाद यही चीज़ आपको काम में आएगी। देखिए ये VCC, ये VCC, ये VCC, ये VCC, और अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर और VCC नहीं है। सो एक यहाँ पर ये VCC में बेसिकली 2.8 वोल्टेज कनेक्टेड है। एक VCC-Q, ये VCC, और जो नीचे गए हैं VCC, यहाँ पर आपको 1.8 वोल्टेज मिलने वाले हैं। अब मैं बात करूँ, ये सारे पैड यहाँ पे NCs हैं। इसका रीज़न क्यों है आप जानना चाहते हैं, तो इसका रीज़न मैं बताना चाहता हूँ कि VJ153 के साथ रैम नहीं लगाई गई है यहाँ पर, इसलिए ये सारे पैड जो रैम के पैड हैं, इसलिए जब भी VJ153 लगाई गई है तो उसके साथ जो रैम है वो अलग से दी गई है। अब वो Redmi 9A का सेट हो या फिर कोई पुराना सेट हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब जब रैम कहाँ दी गई है, तो रैम दो तरीके से दी जाती है। या तो Redmi 9A में एक अलग ही भारी तरीके से कि अलग तरीके से लगा दी गई है, दूसरा आपको ये रैम दी गई है CPU के ऊपर डुअल डेकर। सो बेसिकली डुअल डेकर में, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक सेट दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये आईसी बिल्कुल आधी NC छोड़ी गई हैं, और यहाँ पर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एमएमसी की लाइन ही इम्पॉर्टेंट होती है। एमएमसी की लाइन, जिसमें से आप जानते होंगे रीसेट, अगर मैं लाइन भी लिख दूं, जिसको मैं आगे इसको डायग्राम में भी आपको दिखा दूंगा, जिसमें भी आप जानते होंगे कि भैया वोल्टेज की लाइन, अब मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ फ़िलहाल, इसमें वो डायग्राम में दिखा दूंगा, VCC-Q, VCC, और फिर आपकी रीसेट की लाइन, आपकी कमांड की लाइन, क्लॉक की लाइन, इस तरह से, और इस तरह से फिर डाटा। और डाटा दोस्तों 0 से लेकर डाटा 7 तक अगर आप देखेंगे टोटल 8 डाटा होता है। सो डाटा 0, डाटा 1, डाटा 2, इस तरीके से बाकी सारी लाइन डाटा की होती है। अगर मैं 1 2 3 4 5 इसको 5 को हटा दूं, देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसको हटा दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्योंकि इसमें से कुछ लाइनें आपस में भी कनेक्टेड हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर फॉर एग्जांपल इसी का मैं डायग्राम आपको दिखाऊँ, देखिएगा इसी का मैं डायग्राम आपको दिखाऊँ दोस्तों, यहाँ पर Redmi 9A मैंने ओपन किया है दोस्तों। अब इसमें आप देखेंगे तो ये BGA यहाँ पर लगी हुई है, ये मैं आपको जूम कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये BGA लगी हुई है इस, और अगर मैं यहाँ पे जूम करूँगा तो यहाँ पर क्या है, रैम अलग से लगाई गई है। मैं यहाँ पर रैम भी दिखा देता हूँ, जैसे अभी फ़िलहाल जैसे मैं आपको रैम दिखाऊँ, सो आप देखिए यहाँ पर रैम लगाई गई है और यहाँ पर आपका CPU है। तो अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊँ VJ153 को, तो नोटिस कीजिएगा यहाँ पर, तो देखिए अगर वो यहाँ पे शेयर नहीं होता है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा U1501, और इसके बाद यहाँ एंटर मारना पड़ेगा। सो आप देखिए यहाँ पे एमएमसी का डाटा आ गया है। सो इसको डाटा को कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट डाटा आपका जो एमएमसी का है, तो देखा जाए तो यही होगा, जिसमें अगर आप मैं एमएमसी की बात करूँ तो जिसमें आप यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको 2.8 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। ये क्लॉक की लाइन है, ये कमांड की लाइन है, ये रीसेट की लाइन है, और एक डाटा सप्लाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, उसके साथ आप देखिए ये VSS सारी लाइन ग्राउंड है, VSS-Q ये लाइन ग्राउंड है, और ये देखिए ये डाटा 0 से डाटा 7 तक की आपको लाइन देखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी हम एमएमसी को कनेक्ट करते हैं, रिसोल्ड करते हैं और बेसिकली बाकायदा, तो ये पूरी लाइनें कनेक्ट होती है। अगर हम ISP करेंगे तो डाटा केवल 0 को कनेक्ट किया जाता है। अब इसके बाद में अगर मैं इसी IC को वापस चेक करूँ तो आप देखिए कि सारी लाइनें आपको ग्राउंड NC देखने को मिलेंगी। देखिए सारी की सारी लाइनें आपको NC देखने को मिलेंगी, यहाँ पर किसी भी लाइन का काम नहीं किया गया है। अब देखिए वापस उसी पे आ गया, तो जनरली A और B ये सर्किट बताया गया है। और अगर मैं प्रगमा फिक्स के थ्रू इस IC को और यहाँ पर आपको बताऊँ, ये देखिए इसी प्रगमा
देखिए इस आईसी का स्ट्रक्चर आपको ये दिया हुआ है और यहाँ पर भी आपको सारी लाइनें दिखाई गई हैं VDDF मतलब VDD यहाँ पर कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा डाटा है। तो ये होता है बेसिकली डाटा सीट। तो दोस्तों इसी को कहते हैं डाटा सीट इस आईसी का कि यहाँ पे डाटा 0, यहाँ पे डाटा 1, यहाँ पे डाटा 2 आ रहा है और यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन है। फिर उसके बाद यहाँ पर VSS मतलब ग्राउंड है। देखो RFU क्या होता है, तो आप यहाँ पे RFU को पढ़ सकते हैं कि RFU का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो देखिए यहाँ पे कोई भी मीनिंग नहीं बताई है, सो वो भी हम अपने लिए उसको NC मान सकते हैं। VDD यहाँ पर आप देखें तो जो इंपॉर्टेंट लाइन है वही हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा अगर मैं इस पेज के अलावा दिखाऊं तो इस आईसी का डायमेंशंस आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा दिखाऊं तो हालांकि इस आईसी के आपको बहुत सारी चीज़ दिखाई गई, इसके आपको कंट्रोल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि किस तरह से इसमें कोर रेगुलेटर्स यूज़ किए जाते हैं, लॉजिक इसमें कोर लॉजिक आईसियाँ बेसिकली इसके अंदर लगी हुई हैं। जैसा बोलते हैं ना लॉजिक, नैंड, नॉर, ये सारी इस तरह से आपको इससे प्रोग्राम किया जाता है। यहाँ पर कंट्रोल सिग्नल डाटा बस इसकी सप्लाई दी जाती है, रीसेट की सप्लाई दी जाती है, VDD इसको इंटरनली इसको एक्टिव करने के लिए दिया जाता है। तो बेसिकली इसका जो वर्ज़न होते थे वो 4.1, 4.2 इस तरह के इसके वर्ज़न होते थे। 4.4 बेसिकली अभी जो 5.1, 5.2 या 5.3 जो वर्ज़न आ रहे हैं दोस्तों, 5.1 जैसे कि सबसे ज़्यादा जो अभी वर्ज़न चल रहा है वो VJ221 का है, उसका भी मैं डाटा सीट आपके लिए लेकर आऊँगा। बस में इस तरह की फ़ोटो अगर आपने आईसी निकाली और इस तरह से पैड उखड़ गए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपके पैड बिल्कुल सेफ़ है, आपका मोबाइल बिल्कुल सेफ़ है। आप बिल्कुल आईसी को निकालिए, उसको रीप्रोग्राम करके वापस लगाइए। और अगर रीप्रोग्रामिंग नहीं आती है और फ्लैशिंग आती है, फ्लैशिंग भी नहीं आती है, तो आप एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन कीजिए इस बेहतर और अच्छे नॉलेज के लिए और प्रैक्टिकल के लिए। क्योंकि दोस्तों मैं बिलीव करता हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि जो भी चीज़ आप समझेंगे अगर प्रैक्टिकली करेंगे तो ही आप अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सो कैसा लगा BJ153 का डाटा स्ट्रक्चर समझकर? आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। और दोस्तों यहाँ पर और भी डाटा स्ट्रक्चर में इसको बहुत डीप लेवल पे आपको समझा सकता हूँ। मैंने यहाँ हालांकि एक और सर्किट को यहाँ पर ओपन किया था जो पुराने सर्किट में लगा होता है। जैसे देखिए एक सैमसंग का आई सर्किट है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पुल अप रजिस्टर का यूज़ किया जाता था पहले डाटा में, और अभी के डेट में ये NCs हो जाते हैं क्योंकि डाटा को डायरेक्ट लाइन दी गई है CPU से। सो पहले 1.8 से पुल अप रजिस्टर लगाए गए थे और 1.8 वोल्टेज जैसे आप देखें यहाँ पर रीसेट की लाइन पर। सो यहाँ पर MC रीसेट यहाँ पर लाइन दी गई है और उसके साथ में एक रजिस्टर और देखा जाए तो कमांड पर एक रजिस्टर पुल अप रजिस्टर लगाया जाता है 1.8। सो MMC में ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये प्रोटोकॉल समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर क्लॉक की लाइन को जंपर मारे या क्लॉक कमांड की लाइन तो इस वीडियो में मैं सिंपल कर देता हूं कि क्लॉक की लाइन को जंपर मारा जा सकता है, कमांड की लाइन को जंपर नहीं मारा जा सकता है। अगर उस पर रजिस्टर मिले तो उसका जो रजिस्टर है वो रजिस्टर को आप 10K के रजिस्टर्स के साथ चेंज करना है। और क्लॉक में जो रजिस्टर होता है वो 20 से 22 ओम्स या 30 इस तरह के ओम्स का होता है, तो आप उसको हटा के बिल्कुल जंपर मार सकते हैं। सो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे। वीडियो लंबा हो गया, मैं हमेशा सोचता हूँ कि वीडियो छोटा बनाऊँ, पर नॉलेज की तरह हमारे नॉलेज की तरह वीडियो भी लंबे हो जाते हैं। पर आप जब इंस्टीट्यूट आएंगे तो आप इससे भी ज़्यादा डीप लेवल में नॉलेज पाएंगे और जब आप इसी को खुद से ट्रेस करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। जैसे बोलते हैं ना लाइव बन जाएगी, तो अपनी लाइव बनाइए, एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थर्मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपो निकल रहा हूँ। कौन सा फ़ोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। सबसे नंबर वाली